अशोक अग्रवाल जी हमारे साथ, और साथ ही साथ निदेशक आईआईटी रुड़की प्रोफेसर कमल किशोर पंत जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वर्धन स्वागत प्रोफेसर के पंत जी का हमारे बीच में। निदेशक आईआईटी रुड़की, डायरेक्टर जनरल डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर चंद्रिका कौशिक जी। एक बार जोरदार तालियां महिला सशक्तिकरण के लिए इस मंच को अपनी उपस्थिति से अलग करने के लिए हमारे बीच में डायरेक्टर जनरल डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर चंद्रिका कौशिक, जॉइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ मॉनिटरिंग कंट्रोल श्री अमित कुमार जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा आज का ये कार्यक्रम 4 सत्रों में है, यानी कि ये हमारा प्रथम तकनीकी सत्र है। और हमारे इस प्रथम तकनीकी सत्र के सत्र अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में है सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश परम आदरणीय श्री प्रांजल यादव जी। बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वर्धन स्वागत श्री प्रांजल यादव जी का। मंचासीन प्रथम तकनीकी सत्र के समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों के लिए बस जोरदार तालियों के साथ आइए हम उनका स्वागत करते हैं आज के इस लखनऊ की सुबह और कार्यक्रम के समारोह के प्रथम सत्र में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगण मंचासीन हो चुके हैं और उन्होंने अपनी उपस्थिति से मंच को अलग कर दिया। एक बार बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाओं के साथ आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस प्रथम सत्र के प्रथम सोपान और स्वागत अभिनंदन वंदन शब्दों के माध्यम से, जिसके लिए सारावतित करते हुए वाइस प्रेसिडेंट आईआईटी कन्वीनर उद्यमी महासम्मेलन श्री राजीव बंसल। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत श्री राजीव बंसल। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मंच पर आसीन हमारे प्रिय दूरदर्शी अध्यक्ष श्री नीरज सिंघल जी, आईआईए के पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने आज आईआईए को पिछले 4 दशकों में इस मुकाम तक पहुंचाया है, मैडम चंद्रिमा डायरेक्टर जनरल डीआरडीओ, श्री अमित कुमार ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, श्री के पंत जी, आप सबका स्वागत अभिनंदन। सभा में उपस्थित मेरे उद्यमी भाई जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने से अपना समय निकाल के आज यहाँ पधारे हैं, आप सबका स्वागत। आज का ये उद्यमी महासम्मेलन, इसकी थीम ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई टुवर्ड्स इंडस्ट्री 4.0 एंड 48। दोस्तों, हम सब उद्यमी हैं, अपना उद्योग चलाते हैं। अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1, उसमें मशीनों का इजाद हुआ और हाथ से जो निर्माण होता था वो मशीनों से शुरू किया। तत्पश्चात इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2, उसमें विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ और धीरे धीरे वो मशीनें विद्युत से चलने लगी। 70 के दशक में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3 आई, जिसमें कंप्यूटर का इजाद हुआ और आहिस्ता आहिस्ता मशीनें कंप्यूटरीकरण पे आई। आज आप देखें तो सब कुछ आईसी और चिप्स पे चल रहा है। हमारे हिंदुस्तान का एमएसएमई अभी इंडस्ट्री 2 या 3 पर ही ज्यादातर कार्यरत है और अध्यक्ष जी की ये इच्छा थी कि हम अपने एमएसएमई सदस्यों को आगे की तरफ बढ़ाएं, इंडस्ट्री 4 की तरफ ले जाएं। विश्व में विकसित देश तो अब इंडस्ट्री 5 की तरफ भी बढ़ने लगे हैं, पर कम से कम हिंदुस्तान का उद्योग इंडस्ट्री 4 तक पहुंचे। उसी
चीज़ पे आज विचार करने के लिए, हमारे उद्यमी भाइयों को उस चीज़ के बारे में ज्ञान देने के लिए ही आज का ये उद्यमी महासम्मेलन है, जिसमें अगले कुछ समय में जो तकनीकी सत्र होंगे इस विषय में आप सबको ज्ञान दिया जाए। इंडस्ट्री 4 के अंदर मुख्य जो बिंदु हैं, ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डाटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि आदि, इन सभी तौर तरीकों को हम अगर अपने उद्योग में अपनाएं तो हमारी एफिशिएंसी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एक कदम और आगे जाएं, थोड़ा सा विचार करें तो आप पाएंगे कि विश्व में MSME की सहभागिता नेशनल GDP में बहुत मान्य रखती है। वर्ल्ड एवरेज MSME कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल GDP 48% है, जो दुर्भाग्यवश हिंदुस्तान में अभी लगभग 33% है। IIA एक औद्योगिक संस्था होने के नाते अपने उद्यमी भाइयों को एक चीज ऐसी सिखाना चाहती है जिससे वो अपने उद्योग को बढ़ाए और MSME का कंट्रीब्यूशन भारतीय GDP में 33 से बढ़कर 48% हो सके, और इसीलिए ये टर्म कॉइन करी गई है 48। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आज के सत्र के बाद जब आप वापस अपने उद्योग में जाएंगे और आज सीखी हुई तकनीकों पे विचार करके इनको अपने उद्योग में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से आप MSME का कंट्रीब्यूशन नेशनल GDP में बढ़ेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये 48% तक शीघ्र पहुंचे, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी का जो स्वप्न है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हिंदुस्तान को बनाने की, और माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की, वो हम साकार कर सकें, देश में अपने काम का योगदान दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अपने उद्बोधन के साथ वाइस प्रेसिडेंट IIA कंप्यूटर उद्यमी महासम्मेलन श्री राजीव बंसल जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते स्वागत। जैसा कि हम सभी जानते हैं 18वीं सदी के अंत में प्रारंभ हुई पहली औद्योगिक क्रांति, और एक सदी के बाद दूसरी औद्योगिक क्रांति, 20वीं सदी के बाद शुरू हुई तीसरी, और आज हम तकनीकी उन्नति की चौथी लहर यानी कि इंडस्ट्री 4.0 के बीच में है, जिसकी विशेषता है कि नई तकनीकियों को भौतिक और डिजिटल दुनिया को एकीकृत करना, जिसके लिए सादर करना चाहूंगी इंडस्ट्री 4.0 एक अवलोकन हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैनेजमेंट स्टडीज IIT रुड़की प्रोफेसर रजत अग्रवाल जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। प्रोफेसर रजत अग्रवाल जी। आज की सभा के प्रथम सत्र का हाँ भैया, हाँ भैया वहीं पे अंदर है। साढ़े 10 तक नहीं सुना था, शायद 11 तक आएंगे। सभा के प्रथम सत्र का हाँ 10:30 तक का सुना था हमने, शायद 11 साढ़े 11 तक। रंजन जी, IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंघल साहब, और ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये संस्था ऐसी है कि जिसमें इतने सारे पूर्व अध्यक्षों को जगह दी गई है। तो सभी पूर्व अध्यक्ष जो IIA का नेतृत्व करते रहे, सबके प्रति भी मेरा सादर अभिवादन। IIT रुड़की के निदेशक प्रोफेसर पंत जी, डायरेक्टर जनरल DRDO डॉक्टर कौशिक जी, और इस सभागार में मौजूद मेरे अपने संस्थान के लीड स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोफेसर द्विवेदी, और
अनुज आ गया भारतीय था उद्यम को रास्ते में उसकी था, जो रीढ़ की हड्डी कहते रास्ते में हैं था, एमएसएमई सेक्टर, करा लिया था एजुकेशन उसको रिप्रेजेंट करने वाले कह सभी दिया डेलीगेट्स, हमने बोले 11 साढ़े इंडस्ट्री 4.0 उसकी क्या भूमिका है और भारतीय एमएसएमई में किस प्रकार से हम इंडस्ट्री 4.0 को चलिए वैसे यूज करते हुए अपनी कॉम्पिटिटिवनेस आप बढ़ा सकते साढ़े हैं, 11 तक उसके बारे में मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। कॉम्पिटिटिवनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और जो जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा, जो ये युग चल रहा है उसमें उतना ही सक्सेसफुल होगा। और कॉम्पिटिटिवनेस नाना प्रकार से आ सकती है, अलग अलग प्रकार की कंपनीज, अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधे, अलग अलग प्रकार के देश अलग अलग चीजों से कॉम्पिटिटिवनेस प्राप्त करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में जो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 और उसके साथ ही साथ 5.0 की बात चलती है, कहीं ना कहीं भारतीय उद्यम के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि जिसके माध्यम से हम जो कॉम्पिटिटिवनेस की दौड़ में थोड़े से पिछड़े हुए हैं, वो दौड़ में हम लोगों के बराबर और उसके बाद उनसे आगे निकल सकते हैं। जर्मनी में इस टर्म का इजाद हुआ 2011 में एक सरकारी प्रोजेक्ट के माध्यम से और इसीलिए जर्मनी को इंडस्ट्री 4.0 का जन्मदाता कहा जाता है। एक छोटा सा 1 मिनट की क्लिपिंग है, वीडियो क्लिपिंग, उसके माध्यम से हम ये समझना चाहेंगे कि इंडस्ट्री 1.0 जिसको हम सबसे पहला औद्योगिक क्रांति कहते हैं और उससे इंडस्ट्री 4.0 तक हमारी जो यात्रा रही है वो किस प्रकार से आगे बढ़ती चली गई है। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि हम लोग एक वीडियो प्ले करें। जब इंडस्ट्री 1.0 और 2.0 का समय था, दुर्भाग्यवश भारत पराधीन था, हम लोग एक पराधीन देश थे, तो उस समय जो कुछ गतिविधियां दुनिया के पटल में हो रही थी, भारत उसका कोई विशेष लाभ नहीं ले पाया। इसलिए उस समय का जो एरो है वो रेड लाइन में नीचे की तरफ जा रहा है। इंडस्ट्री 3.0 1970 के आसपास की एक्टिविटी है। हम आजाद देश थे और आजाद देश होने के साथ साथ हम लोगों ने इस समय तक कंप्यूटर क्रांति में अपनी पैठ बनाना प्रारंभ कर दी थी और यहाँ से हमने इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के नए स्वरूप का लाभ लेना शुरू किया, जहाँ पर ऑटोमेशन, रोबोट्स, कुछ हद तक कंप्यूटर्स का उपयोग ऑर्गेनाइजेशंस में ये सब चीजें प्रारंभ हुई। वहाँ से हमारे उद्योग धंधों ने भी इन चीजों को अपने अंदर अपनाना प्रारंभ किया और अब हम थोड़ा थोड़ा तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ने लगे। इंडस्ट्री 4.0 जहां पर जो चीजें अलग अलग रूप से कंप्यूटराइज थी, ऑटोमेटेड थी, अब उनके बीच में किस प्रकार से संवाद स्थापित किया जाए, ये समय आ गया है। और अब ना केवल एक चीज कंप्यूटर करके या एक जगह रोबोट लगाकर, बट एक रोबोट दूसरे रोबोट से और दूसरा रोबोट मेरे कंप्यूटर से या मेरे मोबाइल से कैसे बात कर सकता है, ये इंडस्ट्री 4.0 का युग है। इंडस्ट्री 4.0 के युग में जहां एक तरफ हम बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, उसमें ऊर्जा की भी बहुत अधिक खपत होने वाली है और इसीलिए विशेषज्ञों ने साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी के विषय को भी बहुत प्रमुखता से इंडस्ट्री 4.0 के साथ स्थापित करने का प्रयास किया है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर अभी शोध चल रहा है, जिस पर अभी दुनिया भर के विशेषज्ञ नाना प्रकार की किस तरीके से लार्ज स्केल से एमएसएमई सेक्टर तक
हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उस बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इंडस्ट्री 3.0 से 4.0 की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो हम में से बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता होगा कि इंडस्ट्री 3.0 भी कंप्यूटर, ऑटोमेशन, रोबोट्स, इन सब चीजों के बारे में था, तो इंडस्ट्री 3.0 और 4.0 में ऐसा क्या अंतर आ गया कि इसको एक हमने अलग से औद्योगिक क्रांति के रूप में नाम देना शुरू किया है। हम सब जानते हैं कि मेरा मोबाइल आपके मोबाइल से कम्युनिकेट कर सकता है, मेरा लैपटॉप मेरे मोबाइल से कम्युनिकेट कर सकता है, पर क्या मेरी कार मेरे मोबाइल से कम्युनिकेट कर सकती है? क्या मेरे ऑफिस का एसी मेरे मोबाइल से कम्युनिकेट कर सकता है? जब इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की मशीनें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगेंगी, जहां मनुष्य और मशीनों के बीच में संवाद स्थापित होने लगेगा, उस युग को हम इंडस्ट्री 4.0 के नाम से जानते हैं। और इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है, हम इसके बारे में इस सम्मेलन में क्यों चर्चा कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। 21वीं शताब्दी मित्रों नॉलेज इकोनॉमी के नाम से जानी जाती है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। और मैं आपको एक दो आंकड़े देकर समझाना चाहता हूं कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री 4.0 किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। लगभग 1991 में जब हमारे देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की चर्चा प्रारंभ हुई, उस समय हम और हमारा पड़ोसी देश चाइना लगभग एक ही आर्थिक स्थिति पर थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, नॉलेज इकोनॉमी के महत्व को समझा और नॉलेज इकोनॉमी के महत्व को समझते हुए उन्होंने जिस प्रकार से ज्ञान को उत्पन्न करना, नॉलेज को क्रिएट करना और नॉलेज को क्रिएट करने के बाद उसको किस प्रकार से उपभोग में लाना, इस चीज के बारे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इकोसिस्टम बनाया, उसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि चाइना में इस समय प्रति वर्ष लगभग 15 लाख पेटेंट फाइल होते हैं और 15 लाख पेटेंट में से प्रति वर्ष लगभग 5 से 6 लाख पेटेंट वहां ग्रांट होते हैं, जबकि भारत में अभी हम लगभग 60,000 पेटेंट प्रति वर्ष फाइल करते हैं और 60,000 पेटेंट्स में से प्रति वर्ष लगभग 25 से 30,000 पेटेंट ग्रांट होते हैं। और बंधुओं, ये अब एमएसएमई सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि हमारा ये जो नॉलेज उत्पादन का दायरा है, इसमें एमएसएमई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अभी बहुत कम है। माननीय बंसल जी ने कहा कि 33% से हमको 48% में जाना है। उस 33 से 48 में जाने का जो रोड मैप है, उस रोड मैप में जब तक हम नॉलेज क्रिएशन, हम इनोवेटिव एमएसएमई बन के नहीं आएंगे, तब तक हम आगे शायद ना बढ़ पाएंगे। और उस इनोवेटिव एमएसएमई बनने के लिए हमारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज है वो इंप्रूव होनी चाहिए। और यहाँ पर इंडस्ट्री 4.0 हमारी बहुत बड़ी भूमिका के रूप में हमारे सामने आ सकता है कि जो आज के समय में जिसको हम कहते हैं डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, उस सब चीजों के लिए इंडस्ट्री 4.0 हमारे समक्ष हमारी मदद कर सकता है। जो इंडस्ट्री 3.0 था, उस समय जो काम होता था ऑटोमेशन के माध्यम से, वहां पर स्टैटिक डिसीजन मेकिंग होती थी। यहाँ पर डायनेमिक डिसीजन मेकिंग होती है कि जो आपने ट्रैफिक सिग्नल देखा होगा कि ट्रैफिक सिग्नल में जितनी देर ग्रीन लाइट, जितनी देर रेड लाइट रहती है, वो फिक्स हो जाता है। लेकिन यदि वो ट्रैफिक किस प्रकार से वहां चल रहा है उस चौराहे पे, उसके हिसाब से लाइट अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर सके, वो डायनेमिक डिसीजन मेकिंग होगी। तो इंडस्ट्री 4.0 हमको डायनेमिक डिसीजन मेकिंग की तरफ ले जाती है, क्योंकि सिस्टम्स जब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, जब उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं, तो सिस्टम अपने आप डिसीजन लेता है कि इन्वेंट्री लेवल मेरा ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, मैं ओवर प्रोडक्शन कर रहा हूँ या अंडर प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मेरा क्वालिटी लेवल किस तरीके से चल रहा है, मेरी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है। जो सब डिसीजन मेकिंग में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है, वो मशीन डिसीजन ले सकती है। और ह्यूमन का रोल जो है वो बेहतर क्रिएटिविटी के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए, अपने व्यापार को और आगे ले जाने के लिए किया जा सकता है। अगर हम समझें इंडस्ट्री 4.0 के मुख्य अवयव क्या है, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्री 4.0, तो आपको समझ में आता होगा कि ज्यादातर जो आज के समय में बहुप्रचलित शब्द है, जिसमें हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस हो गई, आईओटी प्लेटफॉर्म्स हो गए। आईओटी मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहां पर केवल इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट ऐसी चीजों को कनेक्ट कर रहा है जो प्रायः आपस में कनेक्टेड
इसके अलावा लोकेशन हो गया, उसके अलावा AI ML हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, इन सब चीजों का समुचित उपयोग के माध्यम से इंडस्ट्री 4.0 की कल्पना होती है। ये अवयव इस तरीके से है कि जो हम अपने अपने उद्योग के अनुसार अपने लिए चूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे MSME बंधु ये मान सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है हमको इम्प्लीमेंट करने का, और कई बार उस वजह से हमको ये रेजिस्टेंस रहता है कि हम इनको करने से हमको क्या तात्कालिक लाभ होगा। हमारा अनुरोध है यादव जी से और जो मंच पर बंधु बैठे हुए हैं कि कुछ इस तरीके से शेयर्ड फैसिलिटीज डेवलप की जाए क्लस्टर्स के आधार पर, जिससे कि हमारे MSME बंधुओं को इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को उपयोग करने के लिए ज़्यादातर जगह जो केस स्टडीज हमने देखे हैं दुनिया में, इधर से अगर हम चाइना जो कि हमारे सबसे नज़दीक है, लेकिन चाइना के अलावा जो और भी विकसित और विकासशील देश हैं, उन सब में इस इनिशिएटिव को सक्सेस करने के लिए सरकारी भूमिकाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे वो शेयर्ड फैसिलिटीज बनाई हो, चाहे वो मैन पावर डेवलपमेंट करने के लिए बनाया हो, चाहे वो कॉमन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज डेवलप करवाई हो, उन सब चीज़ों में किसी ना किसी प्रकार से पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का बहुत सिग्निफिकेंट उपयोग में रहा है। बहुत सारे देश हैं इस लिस्ट में, कुछ ऐसे देश भी हैं जो विकासशील हैं, कुछ ऐसे देश भी हैं जो विकसित हैं, लेकिन सभी देशों में प्रायः ये पाया गया है कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है इंडस्ट्री 4.0 जैसे इनिशिएटिव्स को अपनाने। जो 19 प्रमुख केंद्र अभी माने जाते हैं दुनिया में जहां पर इंडस्ट्री 4.0 इनिशिएटिव चल रहा है, उसमें भारत भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में माना जाता है। और मुझे इस वजह से ये लगता है कि जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भारत के पोटेंशियल को मानती है कि वहाँ इस तरीके का पोटेंशियल है, हालांकि ये जो पोटेंशियल है ये MSME स्पेसिफिक नहीं है, ये हमारा पूरा जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है हमारे देश का, उसको लेकर माना गया है। लेकिन चूंकि हमारे इंडस्ट्रियल सेगमेंट में MSME एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, और मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारा स्पाइन है पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सेगमेंट का। हमारी जो फिलहाल की कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के हिसाब से जो रैंकिंग है वो 40th रैंकिंग पर अभी हम खड़े हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से इस प्रकार की जो प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, प्रोएक्टिव इनिशिएटिव्स हैं, उनको अपनाने से हमारी जो रैंकिंग है उसमें भी काफ़ी सुधार होगा। जितना रैंकिंग में सुधार होगा उतना ग्लोबल बिजनेस, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस हमारे पास आने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। जो इंडस्ट्री 4.0 को संभव करेगा उसमें एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ऑलरेडी सरकार कर चुकी है, जो कि 5G नेटवर्क के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। लगभग देश के सभी महानगरों में 5G नेटवर्क आ गया है, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की एक मशीन से दूसरे मशीन के बीच में कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट के लिए नेटवर्क की अभी तक हमारे यहाँ एक कमी मानी जाती थी, वो 5G और बहुत शीघ्र ही हमारे निदेशक महोदय यहाँ मौजूद हैं, वो बताएंगे कि IIT रुड़की में किस प्रकार से 6G के लिए भी रिसर्च चल रही है। तो 5G और 6G टेक्नोलॉजीज आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है उसमें भी जो पोजीशन है उसमें कुछ सब्सटेंशियल सुधार हो जाएगा। MSMEs जो भारतवर्ष में है उसके बारे में मुझे आप सबको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं भी MSME है, तो इसलिए MSME का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी अर्थव्यवस्था में और किस प्रकार से जो सनराइजिंग सेक्टर्स हैं उसमें हम तुरंत 4.0 जैसे इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सब बातें आप सब मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे देश में MSME का कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हो या ग्रास रूट लेवल तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को पहुँचाना हो, MSME हर जगह मौजूद है।
अब अगर हमको इंडस्ट्री 4.0 में एक लीडरशिप भूमिका में आना है तो उसके लिए क्या चीजें प्रमुख रूप से आवश्यक है, जिनके ऊपर ध्यान देते हुए हम इंडिया की एक लीडरशिप पोजीशन, प्रधानमंत्री जी के शब्दों में हम फिर से किस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी विश्व गुरु की तरफ बन सकते हैं, उसको अगर हम समझें तो अगले कुछ वर्षों में 2025, 2035 और जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहे होंगे 2047, तो किस तरीके से हम अपने इनिशिएटिव को लेके चलेंगे। तो कुछ बिंदु जो है वो आप सबके ऊपर मैं उनका ध्यान चाहता हूँ। एक तो फोकस, जब तक हमारा कमिटमेंट नहीं होगा कि हमको दुनिया को एक दिशा देनी है, अगर हम हमेशा रिएक्टिव मोड में रहेंगे कि दुनिया में जो कुछ हो गया उसको अडॉप्ट करना है, तो संभवतः हम कभी भी उस लीडरशिप पोजीशन में नहीं आ पाएंगे। तो हमारा फोकस बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमको इंडस्ट्री 4.0 अडॉप्ट करना है, डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है और इसके माध्यम से हमको अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है। उसके पश्चात डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से 5G नेटवर्क तो हमारे देश में ऑलरेडी आ चुका है और 6G के लिए भी काम रिसर्च लेवल पर अच्छी तरीके से प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने 3G और 4G के समय में काफ़ी ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो दूसरे देशों को ट्रांसफर कर दी, लेकिन अब 5G के ऑनवर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम अपने लिए उपयोग में लाएंगे। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, जिसमें बहुत बड़ा रोल हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम्स का है, जिसमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, IITs और दूसरे जो देश के प्रतिष्ठित संस्थान हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है कि वो किस तरीके से MSMEs के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी जो अलग अलग प्रकार की स्किल रिलेटेड, नॉलेज रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने में हमारी मदद करेंगे। और इंडस्ट्री और एंटरप्राइजेस, उनका खुद का अपने प्रति एक विश्वास होना चाहिए कि हम किस तरीके से एक के बाद एक बाधाओं को पूरा करते हुए इस रोड मैप को अचीव करेंगे। भारत सरकार ने नाना प्रकार के इनिशिएटिव्स MSMEs के लिए लिए हैं। राजन जी यहाँ पर मौजूद हैं और आप सब लोग लगातार, मुझे लगता है, इन सभी इनिशिएटिव्स का लाभ लेते रहे होंगे। अगर जो थ्योरेटिकल लेवल पर मैं एक बात कहूँ कि इंडस्ट्री 4.0 के इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें किन प्रकार के 7 प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, तो संक्षिप्त में इतना कहना चाहूँगा कि एक है वर्चुअलाइजेशन, कि निश्चित रूप से जितने भी हमारे फिजिकल प्रोसेस हैं उनको हम किस तरीके से वर्चुअल प्रोसेसेस में कन्वर्ट कर दें। हो सकता है आज का ये समारोह कहीं लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रहा हो, वो एक प्रकार का वर्चुअल उदाहरण हो जाएगा। इंटरऑपरेबिलिटी, और लगातार भारत सरकार इस पर काम कर रही है कि कैसे और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन का अपने अंदर प्रयोग करते जाए, जिससे इंटरऑपरेबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से ऑफर की जा सके। ऑटोनोमाइजेशन, जिसमें कि रोबोट्स और रोबोट्स के साथ ऐसे एल्गोरिथम्स जो रोबोट्स स्वयं में डिसीजन भी ले सकें, केवल फिक्स्ड काम ना करें। रियल टाइम डेटा अवेलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत अधिक आवश्यकता होगी क्योंकि नए प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से करना पड़ता है। सर्विस ओरिएंटेशन, हम सब जो भी सप्लाई चेन के अलग अलग हिस्से में बैठा हुआ है वो किस प्रकार से सर्विस ओरिएंटेशन, कस्टमर को सर्विस देने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचे कि हमको सर्विस ओरिएंटेशन अपना बढ़ाना है। और सस्टेनेबिलिटी, चूँकि जो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं इसमें ऊर्जा की खपत लगातार बढ़ती जा रही है, तो सस्टेनेबिलिटी के बिंदु को भी लगातार अपने अंदर समाहित करना पड़ेगा। तो ये 7 ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिनको मानते हुए इंडस्ट्री 4.0 इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बड़े सहज रूप से। इसके पश्चात एक केस स्टडीज है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इंडस्ट्री 4.0 MSME सेक्टर में नहीं हुआ है, हमारे देश में भी इंडस्ट्री 4.0 गारमेंट इंडस्ट्रीज के कुछ केसेस में हुआ है। ये केस स्टडी है। अभी चूंकि समय की थोड़ी सी बाध्यता है तो मैं इसको बहुत अधिक विस्तार में नहीं बताना चाहूँगा। हो सकता है कि लंच टाइम में या उसमें हम लोग ऑफलाइन डिस्कस कर लेंगे इस केस स्टडी के बारे में। और चूंकि हमारे निदेशक महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं
तो IIT रुड़की MSME सेक्टर्स के इंडस्ट्री 4.0 के ट्रांसफॉर्मेशन में किस प्रकार से मदद कर सकता है, मैं चाहूँगा कि निदेशक महोदय जब अपना व्याख्यान दें तो उसमें इस बारे में वो और अधिक प्रकाश डालेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में इंडस्ट्री 4.2 एक अवलोकन जिसमें अपने विचारों के साथ हमारे साथ है मैनेजमेंट स्टडी IIT रुड़की प्रोफेसर चंद्र। हम सभी जानते हैं कि हमारा आज का ये भव्य समारोह 4 सेशन में है, यानी कि तकनीकी सत्र 1, 2, 3, 4, जिसमें कि तकनीकी सत्र 1, 2, 3 में आज के इस कार्यक्रम का जो विषय है उसके ऊपर हमारे सभी सम्मानित विशेषज्ञ और हमारा पूरा मैनेजमेंट आपके साथ बात करेगा और ये खुला मंच है। हम सभी के विशेषज्ञों के बात करने के पश्चात अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय की पूरी पाबंदी है। जी हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, विनती करती हूँ मैं कि अपने अपने समय का ख्याल रखें, क्योंकि हमारा चौथा जो सत्र है यानी कि 4th सेशन परम आदरणीय क्षत्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का और वक्त पूरी तरह से फिक्स होता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध करते हुए कि आप अपनी बात को टू द पॉइंट उतने ही शब्दों में, उतनी ही लाइनों में, उतने ही वक्त के साथ वाइंड अप करें। इसके लिए मैं दिल से आप सभी का सहयोग के लिए धन्यवाद करती हूँ। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे आज के इस प्रथम तकनीकी सत्र के सत्र अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश परम आदरणीय श्री प्रांजल यादव जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते स्वागत। और अपने व्यस्तम कार्यक्रमों के चलते सर को उपस्थित होना है, इसलिए एक बार जोरदार तालियां अपने 2 दिन से सभी बात। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के आज इस MSME उद्यमी महासम्मेलन में मैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष IIA श्री सिंघल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने राजधानी में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस कार्यक्रम को आयोजित किया। और मैं देख रहा हूँ कि पूरे प्रदेश से अपने इंडस्ट्रियलिस्ट और आपके IIA के सभी ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, पंत साहब को भी मेरा स्पेशल सर, मैंने भी इंजीनियरिंग आपके इंस्टीट्यूट से मैंने 2001 में इंजीनियरिंग पास आउट किया था IIT रुड़की से, तो आपको सर मेरा स्पेशल सर अभी अग्रवाल साहब ने आपको इंडस्ट्री 4.0 के विषय में डिटेल में बताया और हम सभी इस बात से एग्री करेंगे कि अगर हमें कॉम्पीट करना है न सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब, तो हमें इन इनिशिएटिव से हम दूर नहीं भाग सकते। AI हो, IoT हो, रोबोटिक्स हो, जिस भी फील्ड में हमारी इंडस्ट्री है हमें उसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, हमें उसके बारे में जानना ही होगा और अकॉर्डिंगली हमें उसी हिसाब से अपने पास स्किल्ड मैन पावर की भी आवश्यकता हमारे पास आएगी। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, ऑलरेडी जैसा भी मैडम ने बताया कि आपका शेड्यूल एक के बाद एक है और इसके बाद 11 o'clock से सेशन है। शॉर्ट में मैं जो स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जैसा कि इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आपका एक पूरा एसोसिएशन है MSMEs का, इंडस्ट्रीज का, स्टेट गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं MSMEs के लिए मैं शॉर्ट में आपको बता दूँ। जो आप लोग स्थापित इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप लोग अवगत होंगे, बट जो नए लोग MSMEs में आ रहे हैं, नई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये आवश्यक है जानना कि क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या कौन सी स्कीम्स के अंतर्गत उन्हें बैंक लोन मिल सकता है, किन स्कीम्स में सब्सिडी उपलब्ध है। सबसे पहले जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, स्टेट ने हर सेक्टर में पॉलिसीज़ लेके आए हैं, स्टेट की तरफ से है पॉलिसीज़, जिसमें कि स्टैम्प का एग्जेम्पशन है, आपको मशीन्स जो परचेज करना है सब्सिडी है, बैंक लोन्स पे सब्सिडी है, कई इसी तरह से आपकी MSME पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही है। तो
आप में से जो भी लोग इंडस्ट्रीज नहीं लगा रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उसमें MSME पॉलिसी में अपने को एनरोल जरूर कर दें। ऑनलाइन एनरोलमेंट है। तो उसी इसके बाद जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, PMEGP प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मुख्यमंत्री MYSY स्कीम, युवा स्वरोजगार योजना मुख्यमंत्री, ODOP स्कीम, जिसके अंतर्गत जो अभी प्रोफेसर अग्रवाल साहब कह रहे थे, CFCs का अगर आपके पास प्रोजेक्ट है तो ये ODOP में बहुत सारे हर जिले में स्थापित हो रहे हैं। अगर आजकल हम लोग देखते हैं लैंड बैंक को लेके प्रॉब्लम आती है, लैंड नहीं मिल पाती है किसी भी नए एंटरप्रेन्योर को। प्लेज स्कीम आप लोग इंटरनेट पे देख लीजिएगा। इसके अंतर्गत 50 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से गवर्नमेंट 1% पे लोन देती है। आप लोग आप अगर आपके पास लैंड है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बनाने के लिए 50 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें 1% इंटरेस्ट पे, एनुअल इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है और उससे आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें और इंडस्ट्रीज को जो आपने बनाए प्लॉट उसको उनको दें और उससे जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट से आपने पैसा लिया है रिटर्न कर दें। कई और स्कीम्स हैं, भारत सरकार की कई इनिशिएटिव्स हैं। जैसे जैसे अभी हम आपका आज दिन भर इंटरेक्शन है, सभी लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। आपने मुझे सिद्धल साहब ने और सभी IIA के मेंबर्स ने यहाँ बुलाया, मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आज का ये आपका सम्मेलन और अभी 1-2 दिन और है